हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी आंसर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके 9th क्लास का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों पार्ट का साल भर हम प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ साल भर जुड़े रहिए। साल भर नहीं, आप तो इस साल अभी क्लास 9 में हो, अगले साल 10th में जाओगे, फिर 11th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे, साथ में MST CET और JEE का प्रिपरेशन करोगे। तो देखिए 4 साल आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। इस साल 9th का तो हम कंप्लीट फुल ईयर यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रिपरेशन साथ में करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपने 8th स्टैंडर्ड तक सिर्फ मैथमेटिक्स इस तरह से आपके सब्जेक्ट का नाम बताया है या फिर बताते आए हैं, लेकिन अब 9th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 इस तरह से आपके मैथमेटिक्स के 2 पार्ट हैं, ठीक है। आप इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरे महाराष्ट्र में आपके जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और 12 या फिर MST CET और JEE का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, याद से कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स पार्ट 1 में कंप्लीट 7 चैप्टर देखने हैं। जब मैथमेटिक्स पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे तब उसी तरह से हम देखेंगे वहाँ के हमें कितने चैप्टर सीखने हैं। तो इस मैथमेटिक्स पार्ट 1 में हमें टोटल 7 चैप्टर सीखने हैं। देखिए इसमें पहला हमें सेट्स है जिसकी आज हम यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद रियल नंबर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर उसके बाद है पॉलिनोमियल्स, फिर इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 दिया है, आगे 10th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर नंबर 1 रहेगा, मतलब 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 आपका इस चैप्टर नंबर 5 पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है फिनेंशियल प्लानिंग चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है स्टैटिस्टिक्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स का एरिया है, क्योंकि 11th और 12th में सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ 11th और 12th में मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऐसा है, मतलब स्टैटिस्टिक्स से मैथमेटिक्स से अलग पार्ट है। लेकिन अभी 9th और 10th में हमें ये पार्ट हमारे पार्ट 1 में दिया है, इसमें इंक्लूड किया है और यही हम उसे पढ़ने वाले, सीखने वाले, ठीक है। तो इतने पूरे चैप्टर हमें मैथ्स पार्ट 1 में देखने हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। देखिए ये वर्ड आपके लिए नया है, आपने अभी 9th स्टैंडर्ड में पहली बार ये वर्ड सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन कलेक्शन ये वर्ड आपने पहले ही सुना है और वही जो कलेक्शन है उसी कलेक्शन को हम यहाँ पे सेट कहने जा रहे हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस है, अगर दिया हुआ कलेक्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो उस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। अभी तक आपने कलेक्शन के लिए अलग अलग नाम यूज़ किए हैं, जैसे कीज रहेंगी, उनका कलेक्शन रहेगा कीज का, तो फिर उसे हम बंच कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका फ्लावर्स का कलेक्शन रहेगा तो उसे हम बुके कहते हैं। मतलब अभी तक हमने कलेक्शन के लिए, डिफरेंट कलेक्शन के लिए डिफरेंट नेम हमने अभी तक यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमें कॉमन एक ही वर्ड यूज़ करना है जिसे हम सेट कहेंगे। और किस प्रकार के कलेक्शन को हम सेट कहेंगे इसे आपको डेफिनेशन में दिया है। देखिए सेट का डेफिनेशन यहाँ पे है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स कलेक्शन देख के मुझे पता चले कि उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मैं उसमें ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे वेल डिफाइंड वर्ड यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th में आपके क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों का अगर हमने कलेक्शन लिया और आपके सामने क्लास 8th का बच्चा, क्लास 8th का स्टूडेंट अगर आपके सामने रखा
तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि ये क्लास 8 का स्टूडेंट इस हमारे कलेक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देख के आप बता पाओगे कि वो ऑब्जेक्ट वो कलेक्शन में है या नहीं है, तो उस कलेक्शन को कहेंगे हम वेल डिफाइंड। समझ रहे ना आप? वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स हमने जिस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लिया है उसे हमें इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर एखादा ऑब्जेक्ट देखे बाद हम बता पाए कि वो ऑब्जेक्ट हमने लिए हुए कलेक्शन में है या नहीं, तो उसे कहेंगे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, सपोज हमने कलेक्शन लिया कि हमारे क्लास में जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उन सभी का हमें कलेक्शन लेना है। अब ये जो कलेक्शन रहेगा इंटेलिजेंट, ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी मेजर करने का, इसे मापने का कोई भी माप हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट इस क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि हमें हमारे क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उन सभी का कलेक्शन लेना है, तो उस कलेक्शन को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम वेल डिफाइन नहीं कहेंगे। समझ रहे आप? अगर आपने ऐसा कहा कि हमें इस क्लास के ऑनेस्ट स्टूडेंट का, जो प्रामाणिक है, ईमानदार है, ऐसे स्टूडेंट का हमें यहाँ पे कलेक्शन लेना है, तो देखिए प्रामाणिक या फिर ऑनेस्टी, ये जो भी क्वालिटी है, ये क्वालिटी डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसे अब आप स्कूल के कैंपस में घूम रहे हो, एक आधा बच्चा स्कूल के कैंपस में घूम रहा है, उसे 10 रुपए का नोट दिखा तो 10 रुपए का नोट उठाएगा और सर के पास दे देगा। सर कहेंगे ये स्टूडेंट बहुत ही ऑनेस्ट है। लेकिन वही बच्चा आप कैंपस में घूम रहा है और उसे अब 2000 रुपए का नोट मिलेगा, शायद वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 2000 रुपए का नोट वो सर के पास ले जाके नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। मतलब ऑनेस्टी, ये जो क्वालिटी है, दिस क्वालिटी डिपेंड ऑन सिचुएशन। 10 रुपए का नोट मिला, उसने सर के पास दे दिया। 2000 रुपए का नोट मिला, उसने नहीं दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 रुपए का नोट मिले या फिर चाहे 2000 रुपए का नोट मिले या फिर इससे बड़ी रकम हमें मिले, तो ये जो हमारी नहीं है तो हमने सर के पास या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके पास हमने ले जाके देनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, कोई उसे रिटर्न नहीं करता है। तो ये ऑनेस्टी जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी सिचुएशन पे डिपेंड रहती है। तो इसीलिए हम ऑनेस्टी को मेजर नहीं कर पाते, उसे माप नहीं सकते हैं हम। ठीक है ना? तो हमने अगर कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट ऐसे अगर कंसिडर किया तो उसे हम वेल डिफाइन नहीं कह सकते। समझ रहे आप? जो भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम लेते हैं, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड रहा तो ही उसे हम क्या कहेंगे? सेट। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको पता चलेगा कि एक्चुअल सेट क्या होता है। अभी तो हम डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में हमें डेफिनेशन को स्टिक अप रहना है, हमें डेफिनेशन को साथ में लेके चलना है। और डेफिनेशन हमें मॉडिफाई भी करते आना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। समझ रहे ना आप? अब ये जो सेट है, सेट का डेफिनेशन हमने देखा है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, फिर जितने भी सेट्स है, ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल लेटर, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये जो कैपिटल अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, ये हम यूज करेंगे सेट को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। The objects present in set are called element of set। ठीक है, जैसे क्लास 9 के स्टूडेंट का हमने कलेक्शन लिया तो उसे हम सेट कह पाएंगे क्योंकि ये वेल डिफाइन है। तो उस क्लास में हमने जो सेट कंसीडर किया उसमें स्टूडेंट ये एलिमेंट रहेगा। मतलब क्लास, वो सेट में जो प्रेजेंट रहेंगे, जो ऑब्जेक्ट सेट में प्रेजेंट रहेंगे, उन ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम एलिमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, उसे मेंबर भी कहा जाता है। जो सेट हमने कंसीडर किया, अगर उस सेट में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं तो उन ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट कहेंगे
या फिर मेंबर कहेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। और वो जो ऑब्जेक्ट रहेंगे जिसे हम एलिमेंट कहने जा रहे हैं, उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c इस तरह से दिया है, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे आप जितने भी अल्फाबेट में लेटर्स वहाँ पे रहेंगे वो सभी लेटर्स आप यूज कर सकते हो। देखिए इसके बाद इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, मतलब हमने क्लास 9 के स्टूडेंट का एक सेट कंसिडर किया था, ठीक है। अगर हमने 9 के स्टूडेंट का नाम बताया तो हम क्या कहेंगे, यस ये ऑब्जेक्ट सेट में प्रेजेंट है। तो वो ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ दैट सेट, अगर वो एलिमेंट रहता है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सेंटेंस में बताया गया है। इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, अगर स्मॉल a ये कैपिटल A सेट का एलिमेंट रहता है तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब ये बीच में आपको जो साइन दिख रहा है ये ई नहीं है लेकिन हमें ई जैसा दिखता है, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है। और ये ग्रीक लेटर जो है इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में हम इसे कैपिटल ए कहते हैं, इसे स्मॉल ए कहते हैं, उसी तरह से ये ग्रीक लेटर है। तो इस ग्रीक लेटर को एक्चुअली क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन। जैसे इसे इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल ए कहेंगे, वैसे इसे ग्रीक अल्फाबेट में हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन कहेंगे। ये एप्सिलॉन हमने यहां पे यूज किया है। जैसे हमने सेट के लिए कैपिटल ए यूज किया है, अब ये सिर्फ हमारा लेटर नहीं रहा, समझ रहे ना आप, कैपिटल ए यहां पे सिर्फ लेटर नहीं रहा, अब ये सेट बन चुका है। हमारे लिए लेटर है क्या, नहीं, हमारे लिए क्या है, भले ही आपने वो लेटर यूज किया लेकिन ये हमारे लिए लेटर नहीं, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सेट है, सेट ए है। उसी तरह से अभी हमारे लिए एप्सिलॉन नहीं रहेगा, एप्सिलॉन को हमने यूज किया है लेकिन वो हमारे लिए एप्सिलॉन नहीं है, समझ रहे ना। जैसे मोदी जी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, अब मोदी जी मोदी नहीं रहे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनको एक डेजिग्नेशन मिला है। उसी तरह से सेट ए जो है ये भले ही आपने यहाँ पे लेटर यूज किया लेकिन हमारे लिए अब ये सेट का रोल प्ले करेगा। उसी तरह से भले ही आपने यहाँ पे ग्रीक लेटर एप्सिलॉन यूज किया है लेकिन अब ये एप्सिलॉन नहीं रहेगा, अब ये क्या रहेगा यहाँ पे बताया गया। हम उसे कैसे रीड करेंगे, ए एप्सिलॉन ए, ये जो है इसे हम इस तरह से रीड करेंगे, रीड एज, किस तरह से, ए बिलोंग्स टू ए। देखिए इस नोटेशन को हम किस तरह से रीड करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए ऐसे रीड कर सकते हैं, और ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर और भी हम कह सकते हैं ए इज मेंबर ऑफ ए। मतलब इस तरह से हम इस टर्म को रीड करेंगे। अगर ए कैपिटल, स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट रहता है, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए इस सेट का एलिमेंट नहीं रहता है तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे। ये जो एप्सिलॉन हमने लिखा है उसके ऊपर हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि सेट ए कैपिटल ए का, स्मॉल ए ये एलिमेंट कैपिटल ए में प्रेजेंट नहीं है, तो हमने उसे इस तरह से लिखा है। और देखिए इसे हम रीड क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से रीड करेंगे, ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। मतलब सेट ए, सेट कैपिटल ए में स्मॉल एलिमेंट ए प्रेजेंट नहीं है, उसका मेंबर नहीं है। और फिर उसे रीड हम इस तरह से कर सकते हैं, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर ए इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट रहता है तो उसे इस तरह से डिनोट करेंगे, अगर नहीं रहता है तो उसे इस तरह से हम डिनोट करेंगे। अब देखिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेट यहां पे दिए हैं जिनके नाम हम हमेशा के लिए इसी तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वर्ल्ड में जितनी भी नेचर ने चीजें हमें दी है उन चीजों को काउंट करने के लिए हम जो नंबर यूज करते हैं, नेचर ने हमें जो भी चीजें दी है, जो भी मतलब हम ह्यूमन बीइंग प्रोडक्ट ऑफ नेचर, ठीक है ना, पेड़ पौधे रहेंगे प्रोडक्ट ऑफ नेचर। नेचर ने हमें जो भी दिया है उन चीजों को, उन थिंग्स को काउंट करने के लिए जो नंबर हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर में जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि नेचर ने 0 पेड़ हमें दिए है, ऐसा नहीं है। नेचर ने 0% हमें, 0 ह्यूमन बीइंग हमें दिया है, ऐसा नहीं होता है।
तो 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से। देखिए 1 2 3 4 और ये एंडलेस है, इसे एंड नहीं है। तो इस तरह के सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इस सेट को एंड नहीं है, ठीक है ना, इट इज नॉट लिमिटेड, ये अनलिमिटेड टाइप का है। तो इस प्रकार के सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे हम कौन सा लेटर, कैपिटल एन। हमेशा याद रखेंगे हम कैपिटल एन इज यूज टू डिनोट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल एन यूज करेंगे। सेट ऑफ होल नंबर को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल डब्ल्यू यूज करेंगे। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट ज्यादा सेट ऑफ होल नंबर में रहेगा और वो रहेगा 0। मतलब सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। देखिए 0 1 2 3 4। और देखिए हमने यहां पे सेट के एलिमेंट जो लिखे हैं इनको हम एलिमेंट कहेंगे। तो इनको हमने कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज किया है, मतलब बंद किया है। इसको बंद करने के लिए हमने कौन सा ब्रैकेट यूज किया है, कर्ली ब्रैकेट यूज किया है। ये कर्ली हेयर जैसा दिखता है इसलिए हम इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट के आपको टाइप्स पता है। सेट को जब भी हम लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, तो उन एलिमेंट को एनक्लोज करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, या फिर हम ऐसा कहेंगे कि कर्ली ब्रैकेट से हम सेट रिप्रेजेंट करते लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सेट ऑफ होल नंबर्स, उसके लिए हमने डब्ल्यू यूज किया। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए हम कैपिटल आई यूज कर सकते हैं या फिर कैपिटल जेड। किसी बुक में जैसे आगे चल के आपको 11th 12th में कैपिटल जेड यूज किया हुआ दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल क्लास 9th में हम कैपिटल आई यूज करेंगे सेट ऑफ इंटीजर। अगर सेट ऑफ इंटीजर मतलब इसमें सभी आ गए, पॉजिटिव आ गए, निगेटिव आ गए, लेकिन इंटीजर रहेंगे। कभी आई के इंडेक्स में प्लस रहा तो सेट ऑफ इंटीजर लेकिन पॉजिटिव रहेंगे। जेड के इंडेक्स में प्लस रहा तो सेट ऑफ इंटीजर लेकिन सभी पॉजिटिव रहेंगे। यहां पे कभी ऐसे माइनस दिया आपको तो इसका मतलब सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है ना। तो अभी यहां पे हमने सेट ऑफ इंटीजर कंसीडर किया, मतलब सभी इंटीजर इस सेट में आएंगे। देखिए उसके बाद हमने यहां पे हमें दिया है कि रैशनल नंबर्स को, जैसे नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए एन, होल नंबर्स को डिनोट करने के लिए डब्ल्यू, होल नंबर्स के सेट को, सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करने के लिए आई या फिर सेट, वैसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे हम कैपिटल क्यू। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपको पता है, रैशनल और इरैशनल नंबर्स आपको पता है। इसी नंबर से हमारे रियल नंबर्स बनेंगे, ठीक है ना। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरैशनल नंबर इज रियल नंबर। रियल नंबर मे बी रैशनल और इरैशनल, लेकिन जो रैशनल रहेगा वो इरैशनल नहीं रहेगा, जो इरैशनल रहेगा वो रैशनल नहीं रहेगा। ये सभी आपको पता है। तो ये जो रियल नंबर्स है, दीज रियल नंबर्स आर कंपोज बाय व्हाट, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अभी यहां पे हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल क्यू यूज करेंगे और रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल आर यूज करेंगे। अभी हमारे लिए वर्ल्ड में जितने भी नंबर नोन है, हमारे लिए मतलब हम क्लास 9th में है इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, हमारे लिए मतलब नाउ वी आर इन क्लास 9th, हम क्लास 9th में हैं। तो हमारे लिए वर्ल्ड में जितने भी नंबर रहेंगे अभी, मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में जो नंबर रहेंगे वो हमारे लिए वर्ड होगा, पूरी दुनिया हो गई, ठीक है ना। तो हमारे लिए जितने भी नंबर अभी रहेंगे, ये सभी नंबर जो रहेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर में मिलेंगे। कौन से भी नंबर, आप इवन नंबर लीजिए, ऑड नंबर लीजिए, रैशनल नंबर लीजिए, इरैशनल नंबर लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सभी जो नंबर रहेंगे, मतलब यहां का नेचुरल नंबर, फिर यहां का होल नंबर, ऑल नंबर्स, ये सभी नंबर्स हमको कहां प्रेजेंट मिलेंगे, रियल नंबर्स में प्रेजेंट मिलेंगे। देखिए ये रियल नंबर्स पढ़ने के लिए सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेट आप अच्छी तरह से समझ पाए तो रियल नंबर समझ पाओगे, सेट और रियल नंबर अच्छी तरह से समझ पाए तो पॉलिनोमियल समझ पाओगे। ये तीनों कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ठीक से समझ पाओगे। ये चारों चैप्टर अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अच्छे से पढ़ते आएगा। मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है कि जिसका फाउंडेशन अभी हमारे लिए सेट है, जिसे ग्राउंड फ्लोर कहेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर हमारा रियल नंबर है, सेकंड फ्लोर पॉलिनोमियल है, फिर थर्ड फ्लोर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इस तरह से हमारी बिल्डिंग के जो फ्लोर्स है ये बढ़ते जाएंगे।
इसलिए ये पहला जो सेट चैप्टर है, पहला सेट चैप्टर हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ईजी है। जितना भी पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो पार्ट बहुत ही ईजी आपको समझने के लिए। सिर्फ क्या कीजिए, एक तो वीडियो ध्यान से देखिए और टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखिए। अगर आपको एक आधा कंसेप्ट नहीं समझता है, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताने का, यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया है और आपके ये पूरे पॉइंट्स आपके समझ में आ चुके हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि एक आधी चीज़ मुझे, एक आधी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो के कमेंट पे वहाँ पे लिख सकते हो। और जो भी आपकी बात रहेगी, मतलब जो भी आपकी समस्या रहेगी, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, आप मुझे इत्मीनान से पूछ सकते हो। आपको जैसे भी पूछते आएगा, जिस भी लैंग्वेज में पूछते आएगा, आप उस लैंग्वेज में मुझे पूछ सकते हो और मैं उसका आपका 100% समाधान, उस समस्या का समाधान करने का मेरा 100% यहाँ पे प्रयास रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो भी दिक्कतें आएगी वो दिक्कतें मेरे साथ आपने इस सब्जेक्ट के बारे में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक आपके प्रॉब्लम का सलूशन देने का यहाँ पे प्रयास करूँगा, मेरे एफर्ट रहेंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने सेट के लिए देखा है। देखिए प्रैक्टिस सेट आपका जो है इस चैप्टर का 1.1, ये सॉल्व करने के लिए हमें इतना थ्योरेटिकल पार्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पूरे चैप्टर में बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट वाइज जाएंगे। जैसे अब हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 देखना है, तो इसके लिए जो भी इसेंशियल थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपके सामने रखा। अब दो कंसेप्ट हमारे सामने और आपके सामने रखने पड़ेंगे जो हमारे लिए प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया, आई होप सो, मैं ऐसे आशा करता हूं। और हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। हमें सेट लिखने के लिए यहाँ पे दो मेथड्स दिए गए हैं। हमारा पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और हमारा दूसरा मेथड यहाँ पे दिया है हमें रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो मेथड हमें इस स्टैंडर्ड में यूज़ करना है, इस क्लास में यूज़ करना है दिए हुए सेट को लिखने के लिए। कौन कौन से हमारे पास, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और दूसरा हमें दिया गया है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम पहला जो मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड उसे देखते हैं। देखिए ये मेथड्स में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें बताई गई है। कौन कौन सी, एक है ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट को हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था सेट के एलिमेंट्स हम कर्ली ब्रैकेट में ही एनक्लोज करते हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन एलिमेंट को हम मतलब जितने भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे फिर उनको एनक्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट में। सेकंड थिंग हमें बताई गई है एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। एलिमेंट जो हम लिखते हैं तो दो एलिमेंट के बीच में हमें कॉमा देना है, मतलब एलिमेंट को हमें कॉमा से सेपरेट करना है। नेक्स्ट है राइट एलिमेंट वंस, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब एक एलिमेंट हमको एक ही बार लिखना है। अगर आपको जो एलिमेंट दिए हैं वो एलिमेंट अगर रिपीटेड दिए होंगे तो हमें रिपीटेड नहीं लिखने हैं, एक एलिमेंट को हमें एक बार ही लिखना है। और क्या बताया गया है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब आप कौन सा भी एलिमेंट सेट में कहीं पे भी लिख सकते हो, ऑर्डर वहां पे मैटर नहीं करता है। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर मतलब क्रम, मतलब कभी आप उसे पहले लिख सकते हो या फिर बीच में लिख सकते हो किसी भी एलिमेंट को, या फिर लास्ट में लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट या फिर एक आधा एलिमेंट हमें यहाँ यहीं पे लिखना है, फिर दूसरा एलिमेंट हमें बीच में लिखना है, फिर एक आधा एलिमेंट हमें लास्ट, ऐसा कुछ भी वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिए, जैसे द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड कोरोना। अब हमारे पास ये जो कोरोना वर्ड है, इस कोरोना वर्ड में जितने भी लेटर है उन लेटर का हमें सेट फॉर्म करना है। तो सेट तो हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे, सेट में जो एलिमेंट रहेंगे वो कॉमा देके हम सेपरेट करेंगे, और एलिमेंट हम एक बार ही लिखेंगे, एक एलिमेंट एक बार ही लिखेंगे, और ऑर्डर वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इस कोरोना में ओ यहाँ पे रिपीट हुआ है, दो बार आया है, तो हमने इसको लिखते समय एक ही बार लिखा है। आपको ओ को दो बार लिखना नहीं है, भले ही वो वर्ड में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले सी लिया है,
आपको लगता है कि अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस से आपको लिखना है, आपको अच्छा लगता है वो, तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए, फिर बाद में सी, फिर उसके बाद में एन, फिर उसके बाद में ओ और फिर उसके बाद में आर, ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने जिस तरह से इसे लिखा है, ये ऑर्डर लेके नहीं लिखा, क्रम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सी बीच में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, इस वर्ड में जितने भी लेटर आए हैं उन सभी लेटर को लिखना है, किसी भी लेटर को हमें छोड़ना नहीं है, सभी लेटर को लिखना है और हमें किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे ये ओ जो अल्फ़ाबेट था वो 2 बार आया, लेकिन हमने लिखा सिर्फ एक ही बार उसको, ठीक है, समझ रहे ना आप। तो ये हमने सेट फॉर्म किया, कौन से वर्ड का, कोरोना। फिर उसके बाद है द सेट ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। ये हमारे पास नंबर है, हमें पता है कि हमारे पास डिजिट टोटल 10 है। कौन कौन से डिजिट है, 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम कहते हैं डिजिट्स। ये 0 से 9 तक डिजिट हमारे पास 10 है। और वर्ड का कोई भी नंबर रहेगा वो नंबर फॉर्म होगा इन्हीं डिजिट से। तो हमारे डिजिट्स लिमिटेड है, फाइनाइट है, लेकिन हमारे नंबर्स इनफाइनाइट है, नंबर को लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये पूरे जो नंबर बनते हैं, ये पूरे नंबर यहाँ पे सिर्फ 10 डिजिट से बनेंगे, मतलब 10 डिजिट जो रहेगा उसमें से ही डिजिट किसी भी नंबर में आएंगे। देखिए अब ये 33,980 ये जो नंबर हमारे पास है, तो इसमें डिजिट कौन कौन से, 3 3 9 8 0, दीज आर कॉल्ड डिजिट। अब ये डिजिट का हमने यहाँ पे सेट लिया है, तो 3 2 बार आया, हमने सिर्फ एक बार ही लिखा है। फिर इसके बाद हमने 9, इसके बाद 8, फिर इसके बाद 0 लिखा, मतलब। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसे मुझे जैसे ये नंबर के सीक्वेंस से अगर लिखना है, उसके ऑर्डर से अगर लिखना है, तो आप लिख सकते हो 0 3 8 9, पर यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लगता है ऐसा कि मुझे ऐसा करना है कि सबसे छोटा नंबर पहले लेना है और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में लेना है, तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जैसा चाहे उसे उस सेट के एलिमेंट को लिख सकते हो। लेकिन हमें ये बातें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी इन बातों का। कौन सा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर एनक्लोज विद इन करली ब्रैकेट, सभी एलिमेंट्स हमको करली ब्रैकेट में एनक्लोज का मतलब बंद, उसे करली ब्रैकेट में बंद करना है, ठीक है। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, हमें एलिमेंट को कॉमा दे के ही सेपरेट करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, राइट एलिमेंट वंस, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एलिमेंट हमें एक ही बार लिखना है, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 3 बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट मेथड देखिए, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये नंबर 2 का मेथड हम देख रहे हैं। देखिए इस मेथड में हम लिस्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले मेथड में लिस्ट किया था वैसे हम इस मेथड में लिस्ट नहीं करेंगे। तो इस मेथड में क्या करेंगे हम, वी राइट द जनरल एलिमेंट्स यूजिंग वेरिएबल, मतलब एलिमेंट लिखने के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे, फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन और कोलोन, ठीक है। एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, और वेरिएबल का प्रॉपर्टी लिखेंगे। मतलब क्या करना है हमें, एक तो एलिमेंट के लिए जनरल वेरिएबल कंसिडर करना है, ठीक है ना, और फिर उसको वो जो भी सेट हमें दिया है, मतलब एलिमेंट जो भी हमें दी है उन एलिमेंट की हमें यूनिक प्रॉपर्टी देखनी है कि वो एलिमेंट किस तरह के, वो एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रॉपर्टी हमें आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉपर्टी को हमें सेट में लिखना है। तो उसे कहेंगे हम रूल मेथड, मतलब रूल हमें आइडेंटिफाई करना है, वहां पे हमें जो भी एलिमेंट दिए है उन एलिमेंट का हमें रूल आइडेंटिफाई करना है, वहां पे रूल देखना है कि उस नंबर का रूल क्या रहेगा और वो रूल लेके हमें उस सेट को लिखना है। इसे हम रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे सेट ए हमें दिया है, करली ब्रैकेट में x, ये जो वर्टिकल लाइन हमें दिखता है हम इसे कहेंगे या फिर इसे रीड करेंगे हम सच दैट। वर्टिकल लाइन को हमेशा हम रीड क्या करेंगे, सच दैट। और यहाँ पे x का हमें प्रॉपर्टी दिया है, क्या x की प्रॉपर्टी, x इज एन इवन नंबर बिटवीन 1 and 10, फ्रॉम 1 to 10, इसके बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं 1 से लेके 10 तक, बिटवीन मतलब 1 नहीं रहेगा 10 नहीं रहेगा, इनके दरम्यान जितने भी इवन नंबर आते हैं वो सभी इवन नंबर
हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है, प्रॉपर्टी हो गई x इज एन इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, अब इसे रीड कैसे करना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ध्यान दीजिए, मतलब इतना जो पार्ट है, ठीक है ना, इतना पार्ट मैंने ये पूरे यहाँ तक के सेंटेंस को ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो इतना पार्ट हमें इस तरह से रीड करना है, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहां से लेके यहां तक का पार्ट। ठीक है, चाहे तो आप पहले ऐसा भी लिख सकते हैं, द सेट ए, अगर उसे हमें और यूनिक करना है, द सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, या फिर सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। किस तरह से, मतलब अब ये यहां तक का पार्ट हमने इस तरह से रीड किया है, the set A is the set of all x, the set A is the set of all x such that, यहां तक का पार्ट है, समझ रहे हैं ना आप, the set A is the set of all x such that, और फिर आगे का पार्ट तो हमें पता ही है, x is an even number between 1 and 10। अब ये जो लिखा है हमने यहाँ पे एक रूल दिया है, x क्या है, इवन नंबर है, और कैसा इवन नंबर है, बिटवीन 1 and 10, तो ये रूल हो गया। तो यही रूल लेके हमने इस सेट को लिखा है, इसलिए हम ये सेट के राइटिंग मेथड को क्या कहेंगे, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही इजी है। अब इसे सपोज हमें हमारे पहले मेथड में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है, तो कैसे लिख पाएंगे, देखिए अगर हमें यहाँ पे लिस्टिंग मेथड यूज करना है, ठीक है ना, इसके लिए हम लिस्टिंग मेथड अगर यूज करते हैं तो कैपिटल A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में हमें कौन से एलिमेंट लेने हैं, ऐसे इवन नंबर जो 1 और 10 के बीच में रहेंगे। 1 और 10 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर आएंगे, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि इसके बीच 10 भले इवन नंबर है लेकिन लेना नहीं है, उसके बीच के हमें लेने हैं, तो उसके दरम्यान जो नंबर आते हैं वो नंबर कौन कौन से, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो देखिए लिस्टिंग मेथड में अब आपको इसकी तरफ देख के ये जो रूल है, ये रूल आपको सही लगता है या नहीं, देखिए इसकी तरफ आप देखोगे तो क्या है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 1 से बड़ा 2 आएगा, ये सभी नंबर 1 से बड़े हैं और सभी नंबर 10 से छोटे हैं। लेकिन कैसे, सभी नंबर नहीं है, कैसे, 2, 4, 6, 8 दीज आर द इवन नंबर्स। मतलब ये जो रूल है, x इज एन इवन नंबर बिटवीन 1 and 10, ये रूल यहां पे मैच होता है। ठीक है ना, तो इसी रूल से हमने ये नंबर यहां पे कंसिडर किए। देखिए अगर हमें लिस्टिंग मेथड में सेट दिया है तो हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रूल मेथड में हम उसे लिख पाए, लिखना ही पड़ेगा हमें। अगर ऐसा दिया है, मतलब पहली मेथड में दिया है तो दूसरी मेथड में लिखना है, अगर दूसरी मेथड में दिया है तो पहली मेथड में लिखना है। ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, सेट के जो एलिमेंट्स है उनकी तरफ देख के हमें रूल आइडेंटिफाई करना है। एक प्रॉपर्टी, वहां की उस एलिमेंट की जो यूनिक प्रॉपर्टी रहेगी वो यूनिक प्रॉपर्टी हमें आइडेंटिफाई करनी है और उस यूनिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये है हमारा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने जो भी पढ़ा है, अब इसके बाद का भाग हम प्रैक्टिस सेट आपका जो 1.1 है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है ये, इसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक रखो, नोटबुक में इसे लिखो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लेके ही हम आगे का प्रैक्टिस सेट वहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसे अपने नोटबुक में लिखिए। ये पूरा पार्ट पढ़ते समय अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए, और वैसे भी कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि देखिए जब आप ऑफलाइन क्लास, मतलब क्लास में जब आप होते हो, हमारे सामने जब आप बैठते हो स्टूडेंट सभी, तो आपकी तरफ देख के हमें पता चलता है आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है ऐसा हमें लगता है तो हम उसे रिपीट करते हैं। आपकी चेहरे की तरफ देख के हमें पता चलता है क्लास में कि नहीं, इस स्टूडेंट को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को, कभी कभी ऐसा होता है कि 50% बच्चों को समझता है, स्टूडेंट को समझता है, 50% बच्चों को नहीं समझता है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है आपकी चेहरे की तरफ देख के कि नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसे और रिपीट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है लास्ट बेंच पे एक आधा बच्चा बैठता है, उसको समझ में नहीं आता है, उसकी चेहरे की तरफ भी देख के हमें पता चलता है कि नहीं, इसे फेस रीडिंग हमारे पास है, हमें पता चलता है इसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस बात को रिपीट कर सकते। लेकिन यहाँ आप मुझे देख पा रहे हो अभी, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा। तो ये कैसा पता चलेगा मुझे, अगर आप इस वीडियो के कमेंट में वहाँ पे कमेंट कर दोगे कि पता चला है, आपको समझा है, नहीं समझा है, तो फिर
नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो लेक्चर रहेगा तो उसमें मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो इसलिए आपके कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। और नीचे लाइक करना, जो थंब है उसको क्लिक करना ज़रूरी है, उसे लाइक कीजिए आप वीडियोज़ को और पूरा देखिए, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखिए, बीच बीच में छोड़ के इसे मत देखिए, क्योंकि हर एक पार्ट हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इलस्ट्रेट किया है। तो उसको आपको पूरी तरह से देखना है, ध्यान दे के देखना है। एक आधी बात नहीं समझती है तो उसको और बैकवर्ड लीजिए, उसको देखिए, थोड़ा फॉरवर्ड करना है फिर देखना है, और नोटबुक में पूरा इसको लिखिए, ठीक है। क्योंकि यही थ्योरेटिकल पार्ट हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो बेल आइकॉन रहता है उस बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कीजिए। मतलब जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे आपको पता चलेगा, बेल बजेगी, आपको पता चलेगा कि नया वीडियो यहाँ पे आए, ठीक है ना। तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। और पूरे महाराष्ट्र में 9th 10th 11th 12th के आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जो अभी इन क्लासेस में पढ़ते हैं, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अपने जो भी फ्रेंड्स रहेंगे उन सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका मैं यहाँ पे बहुत आभारी हूँ। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।